सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर से विलियन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने विलियन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, विलियन के घटक, विलायक और विलेय, विलेयता का कारण, रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी पढ़ा था। निश्चित रूप से आप उन लोगों को समझ गए होंगे। आज हम तुम्हें बताएंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। उसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। कल हमने आपको विलेयता के बारे में बताया था। मान मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा जो घोली जा सकती है वह उसकी विलेयता कहलाती है। तो अलग अलग कंडीशन में विलेयता अलग अलग होती है। उनकी विलेयता किन किन कारणों से प्रभावित हो सकती है, हम उन कारणों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसी ठोस की द्रव्य विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ ठोस इन लिक्विड। जैसे नमक सॉलिड है और विलेय है, सॉल्यूट है। जल सॉल्वेंट है, विलायक है और द्रव। तो नमक का जल में विलेयता, या नमक का अल्कोहल में विलेयता, या नमक का किसी केरोसिन में विलेयता, सब एक ही नहीं होगी, सब अलग अलग होगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं? द फैक्टर व्हिच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है विलायक और विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इसके बारे में हमने कल ही जिक्र किया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय बोलता है। बस वही चीज यहां पर भी अप्लाई होता है। यदि विलायक व विलेय की प्रकृति समान है तो वो आपस में विलेय होंगे। If both solvent and solute have same nature, then they become dissolved and form solution. और इन दोनों की नेचर प्रकृति अलग अलग है तो वो विलेय नहीं होंगे। तो पहला प्रकृति ये हुआ। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि जब हम किसी विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो वहां पर तीन प्रकार के आकर्षण काम करते हैं। एक, विलायक और विलेय के बीच there are three types of attraction at when we dissolve solute in the solvent. एक between solvent and solute, विलायक और विलेय के बीच इंटरेक्शन, आकर्षण, अंतःक्रिया। दूसरा, विलेय और विलेय के बीच इंटरेक्शन between solute and solute। तीसरा, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, विलायक और विलायक के बीच इंटरेक्शन। तो इफ द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, देन द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द लिक्विड सॉल्वेंट। यदि विलायक विलेय के बीच लगने वाला आकर्षण, विलेय विलेय के बीच लगने वाले आकर्षण तथा विलायक विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण से अधिक है तो विलेय द्रव में घुल जाएगा। अब आपने समझ लिया पहले फैक्टर को, विलायक और विलेय की प्रकृति। अब हम दूसरा फैक्टर बताएंगे। दूसरा फैक्टर है तापमान। तापमान इज आल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड। तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है विलेयता को प्रभावित करने वाला। किसकी विलेयता को? ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने के लिए तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अच्छा देखिए, इसे हम आपको लिस्तालीय नियम के अनुसार समझाएंगे। लिस्तालीय नियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल अपन 11th में पढ़े थे।
जब हम किसी भी सॉल्यूट को विलेय को विलायक में मिलाते हैं, यदि वो द्रव है तो या तो ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है, या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। तो इस बेसिस पर हम रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये क्या बना दिया, सॉल्यूशन और प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऊर्जा। माने जब हमने विलायक में विलेय मिलाया तो विलयन तो बन गया, साथ ही कुछ मात्रा में ऊष्मा निकली। यदि हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस मान लें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान लें, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्मा क्षेपी प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ क्योंकि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकल रही है। तो इसके लिए तापमान का अलग प्रभाव पड़ेगा। जनरली सामान्यतः हम ये देखते हैं कि तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, जनरली भी है, सीन दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। उसका एक थ्योरी है, उसका प्रिंसिपल है, उसका प्रिंसिपल ये है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए तापमान बढ़ाने से विलेयता घटेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब लीच एटलियर प्रिंसिपल, लेस्टालियर प्रिंसिपल ने बताया, यदि साम्यावस्था में साम को प्रभावित करने वाले कारक को परिवर्तित कर दिया जाए तो साम उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिस दिशा में लगाए गए प्रभाव का मान कम हो जाएगा। Equilibrium shift toward the direction at which the effect of change is negligible। मतलब आपने ऊष्मा दिया, तापमान बढ़ाया, ऊष्मा दिया तो साम इस दिशा में स्थापित हो जाएगी, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट अलग हो जाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर आपको ये लिखना है, ये सब चीज लिखने के बाद लिखना है, ऊष्मा क्षेपी प्रोसेस के लिए तापमान बढ़ाने से विलेयता घटती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसका उल्टा, यदि हम इसको यहां पर ले लें, हीट ले लें प्लस सॉल्वेंट ले लें प्लस सॉल्यूट ले लें और यहां सॉल्यूशन बन जाए, माने आपने ऊष्मा दिया तो विलायक और विलेय मिल करके विलयन बना लिए, तो क्या होगा? तो ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ऊष्मा शोषण होता है इसके बाद, इसलिए इसमें तापमान बढ़ाने से विलयन बनने की संभावना बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। यदि विलयन बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगी। तो दो चीजें हमने देख लिया, यदि एक्सोथर्मिक है तो तापमान बढ़ाने से विलेयता घट जाएगी, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, एंड फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेंपरेचर। ऊष्मा शोषी प्रक्रिया के लिए तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगी। तो ये हमने तापमान का प्रभाव देख लिया। अब हम आपको बताएंगे दूसरा, किसी द्रव गैस की द्रव विलेयता, गैस की द्रव विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको कौन इफेक्ट डालता है? तो इसमें सबसे पहला इसमें भी हो गया है नेचर, जैसा कि हमने पढ़ा था
कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, विलायक और विलेय की प्रकृति। तो इसमें भी तो विलायक है और विलेय है। विलायक कौन है? जो ज्यादा है। विलेय कौन है? जो कम है। विलायक कौन है? जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता, जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती। विलेय कौन है? जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो सबसे पहला इसमें है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, द्रव व ठोस की गैस की प्रकृति, गैस व द्रव की प्रकृति। अब इसमें आपको ये चीज नोट करना है कि सरलता से द्रवित होने वाली गैसें सरलता से विलयन बनाती हैं। इजिली लिक्विडिफाइड गैस फॉर्म सॉल्यूशन इजीली, और डिफिकल्टली, कठिनता से द्रवित होने वाली गैसें कठिनता से विलीन बनाती हैं। डिफिकल्टली लिक्विडिफाइड गैस फॉर्म सॉल्यूशन डिफिकल्टली। उदाहरण हम आपको बताते हैं, CO2, NH3, HCl, SO2, ये गैसें सरलता से द्रवित हो जाती हैं, इसलिए सरलता से विलयन बना लेती है। लेकिन O2, N2, H2 ये कठिनता से द्रवित होती है, इसलिए कठिनता से विलयन बनाती है। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। दूसरा है तापमान, टेम्परेचर। इसमें भी वही है जो उसमें था। अच्छा, ये तापमान जनरली या मोस्टली, प्रायः द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमेशा गैस की द्रव में विलेयता तापमान बढ़ाने से घटती है। ये चीज आप नोट कर लिख लें। गैस की द्रव में विलेयता तापमान बढ़ाने से घटती है, यानी गर्म कर दोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी विलेयता कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तीसरा बताते हैं प्रेशर, दाब। ये दाब बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि गैस पर दाब का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सामान्यतः यह देखा गया है कि दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। दाब का बढ़ाए जाने से विलेयता बढ़ती है। इसके लिए हेनरी ने एक नियम दिया, उसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। क्या नियम दिया हेनरी ने? वो चीज आप लिख लें। लिखिए हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। इसको आप लिख लीजिएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। At constant temperature, the solubility of gas is directly proportional to the pressure applied on it. मान लो, let amount of gas dissolve in liquid
m ग्राम, माना घुली हुई गैस की मात्रा बराबर m ग्राम और दाब प्रेशर P है। दाब कितना है? P है। तो हेनरी ने क्या बोला कि घुली हुई गैस की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, मतलब दाब बढ़ा होगा तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। आप प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं हेनरी का स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट। अब देखिएगा इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग क्या है, हेनरी नियम का अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग को आपको जरूर लिखना है, नोट्स बनाना है, ये बड़ा यूजफुल है। पहला अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग आप लिख लो, कार्बोनेटी कारक पेय बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेज। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, तो कैसे घोलते हैं उसको? दाब बढ़ा करके, उसमें प्रेशर बढ़ा करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोल दिया जाता है। आपने कोई मशीन भी देखी होगी कई जगह पर, जो तुरंत बना करके कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं तो उसमें प्रेशर लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर देते हैं। तो पहला तो हो गया कार्बोनेटेड बिवरेज बनाने में, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, कार्बोनेटिक कारक शीतल पेय बनाने में कहने का मतलब। और दूसरा क्या है? दूसरा है फॉर दिस ड्राइवर, समुद्री गोताखोरों के लिए। समुद्री गोताखोर अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं जिस सिलेंडर में गैस भरा होता है। सामान्यतः जो अपन एटमॉस्फेयर से गैस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन 20% होता है, लगभग 79 के करीब नाइट्रोजन होता है। लेकिन यदि हम ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को लेके जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा कष्ट साध्य होगा। क्यों? एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं अपने साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिश्रण न ले जाकर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी थोड़ा सा होता है। क्यों? तो उसका आंसर समझ लीजिए। जब समुद्री गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं तो उनके ऊपर पानी का लेयर बढ़ता जाता है, पानी का दबाव बढ़ता जाता है। पानी का दबाव बढ़ने से उसमें घुलने वाली गैस की मात्रा बढ़ती जाती है, तो साथ में ऑक्सीजन भी घुलेगा, साथ में नाइट्रोजन भी घुल जाएगा रक्त में। और जब वो नीचे से फिर से ऊपर आएंगे तो ये प्रेशर कम होगा, तो ये भी कम होगा, तो वो गैस जो था वो बुलबुलों के रूप में निकलेगा तो ऑक्सीजन का यूज हमारा शरीर कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जो नाइट्रोजन बबल्स रूप में हमारे ये शिराओं में, ये वेन्स में बन जाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा कष्ट होगा, जिससे बैंड्स या कैंसर नामक रोग हो जाता है। तीसरा यूज हो जाएगा आपका फॉर एक्वेटिक एनिमल। जो जलीय जीव हैं, वो जलीय जीव जो हैं वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। वो जल में घुलता कैसे है? एटमॉस्फेयर प्रेशर से घुलता है। वायुमंडलीय दाब के कारण जो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जल में विलय हो जाती है। यदि उबले हुए जल में ठंडा करके पानी को मछली को रख दिया जाए तो मछली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। पानी जब आप गर्म करोगे तो गैस में वो बाहर निकल जाएगा। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वो भी सांस के लिए क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कैसे मिलता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, वो मिलता है। चौथा क्या है? माउंटेनर्स, पर्वतारोही के श्वसन के लिए डिफिकल्टीज होती है ना, उनके पर्वतारोही के श्वसन में कठिनाई, डिफिकल्टीज इन द डिफिकल्टीज ऑफ द रेस्पिरेशन ऑफ माउंटेनर्स। क्यों? उनके क्यों कठिनाई होता है? क्योंकि जब ऊपर की ओर जाते हैं तो उनके ऊपर जो वायुमंडल का लेयर है कम होता जाता है, तो प्रेशर कम होता जाता है, तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग प्रेशर। तो जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा, जब कम होगा तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो हमको सांस लेने में कठिनाई होने लग जाएगी।
अब वही से सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखे रहते हैं माउंटेनर्स, जिसको कठिनाई होती है ऑक्सीजन लगा देते हैं। लेकिन जो वहीं पर रहते हैं, जो बड़े बड़े ऊंचाई के क्षेत्र में रहते हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तरांचल में, तो उनके प्रकृति में उनके अंदर स्वयं ही हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो इस कठिनाई से बच जाते हैं। यह है हेनरी नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। 4 हमने बताया, पहला इन द कार्बोनेटेड बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, शीतल पेय बनाने में। दूसरा, समुद्री गोताखोर के सांस लेने के लिए जो अपन वो रखते हैं सिलेंडर, उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर रहते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी थोड़ा सा होता है। तीसरा, एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव जंतुओं के लिए। चौथा, माउंटेनर्स, पर्वतारोहियों के श्वसन में कठिनाई, डिफिकल्टीज इन द सिचुएशन ऑफ माउंटेनर्स। और अब इसका लिमिटेशन भी है। हेनरी का नियम केवल उनके लिए लागू होता है जो आइडियल गैस होते हैं। दूसरा, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं उनके लिए लागू होता है। तीसरा, यदि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो लागू होता है। 3 कंडीशन पे लागू होते हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया यदि गैस आइडियल है, यदि आदर्श गैस के लिए और आइडियल गैस। दूसरा फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, तब विलयनता होता लागू होगा। और तीसरा लागू होगा यदि गैस और द्रव के बीच में कोई क्रिया न होती हो। तो आज के अध्ययन को हम विश्राम देंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप ये पढ़िएगा। कल हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा बुक्स की सहायता से, और जो हमने पढ़ाया उसकी सहायता से नोट्स बना लीजिएगा और समझिएगा। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपनी जानकारी प्रस्तुत करना, तो कल हम उस चीज को समझा देंगे। धन्यवाद।